आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मंच पर वरिष्ठ लोग बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उत्तर पूर्वांचल के एक युवा सांसद को इस गंभीर विषय पर बोलने की अनुमति दी और इसलिए मैं कांग्रेस नेतृत्व के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। आज अपनी बात रखने से पहले मैं अपने पिताजी असम के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय तरुण गोगोई जी को मैं याद करता हूं और आशा करता हूं कि आज जब मैं इस मंच से आप सभी के सामने अपनी बात रखने वाला हूं तो वो ऊपर से हमें आशीर्वाद करें। और साथ ही साथ मुझे ये भी महसूस होता है कि हम सभी ने कोविड के समय और पिछले कई वर्षों में किसी न किसी को खोया है। इस मंच से मैं कुछ नामों का उल्लेख करना चाहता हूं जो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे पर प्रभाव पड़ा। उन नामों का मैं उल्लेख दोबारा करना चाहूँगा। श्री ऑस्कर फर्नांडिस जी का, शीला दीक्षित जी का, माधव सिंह सोलंकी जी का, राजा वीर वीरभद्र सिंह जी का, मोतीलाल वोहरा जी का, अहमद पटेल साहब का और प्रणब दा का और मेरे साथी राजीव साटव का। दोस्तों, जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि दुनिया हमारे देश को किस नज़र से देखती है और दुनिया के सामने हमारी छवि क्या है। अगर इस बात पर हम गौर करें तो हमें पहले इतिहास में जाना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम के समय लौटना पड़ेगा जब कांग्रेस पार्टी ने देश में देशभक्ति, राष्ट्र सेवा और आत्म बलिदान का नींव रखा। उस समय बहुत विदेशी सरकारों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये एक राजनीतिक दल जो एक राजनीतिक आंदोलन से जन्म लिया है, ये उन विदेशी ताकतों को हरा पाएगा और भारत को एकजुट कर पाएगा। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी ने उन विदेशी सरकारों को सिखाया कि ये हमारी ताकत है कि हम जनता के बीच में जाकर जन आंदोलन से शक्ति लेकर हम अपने भारत माता के लिए हम लड़ते हैं और भारत माता के लिए हम अपना जीवन समर्पित करते हैं। उस समय पूरी दुनिया ने सीखा बापूजी महात्मा गांधी जी से सत्याग्रह का ताकत। पूरी दुनिया ने सीखा बापूजी महात्मा गांधी से अहिंसा का ताकत। विदेशी ताकतों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत जब स्वतंत्र होगा, भारत के बंटवारे के बाद यहाँ पे विभिन्न धर्म हैं, यहाँ पे विभिन्न भाषा है, यहाँ पे विभिन्न समुदाय हैं, यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूर्व से पश्चिम भारत कितना विशाल देश है। किसी विदेशी ताकत ने नहीं सोचा था कि भारत प्रगति के रास्ते पर आगे जा पाएगा। लेकिन ये चुनौती अगर पार किसी ने की तो कांग्रेस पार्टी ने की और हमने पूरे दुनिया को दिखाया कि कैसे इस विशाल देश में जो विविधता का सूत्र है, यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम के द्वारा हम अपने बीच में अपने विविधता को सम्मान करते हुए हम सभी के बीच में एकता, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को भी हम जीवित रख सकते हैं। हमने एक ऐसे संविधान का हमने निर्माण किया डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में, जिसमें हमने दिखाया कि इतने विविधता होने के पश्चात भी हमारे बीच में संवैधानिक मूल्य रख सकते हैं, समानता रह सकती है, भाईचारा जीवित रह सकता है, न्याय के आधार पर एक ऐसा देश जहां पे सोच और विचार की अभिव्यक्ति हो, एक ऐसा देश जो पंडित नेहरू के जो परामर्श था साइंटिफिक टेम्पर का, एक वैज्ञानिक मानसिकता, मानव अधिकार और संघीय ढांचा को जीवित रखते हुए हमने एक ऐसा देश पूरी दुनिया को दिया। और यहाँ पे दुनिया ने दोबारा भारत को सहराया और दुनिया ने दोबारा भारत की ताकत दी। ये वो देश है जिसने दुनिया को बौद्ध धर्म दिया, जिसने दुनिया को हिंदू धर्म दिया, जैन धर्म दिया, सिख धर्म दिया। ये वो देश है जहाँ पे गंगा जमुना के किनारे इस्लाम के मूल्यों को प्रचार किया जाता है।
ये वो देश है जहां पर हम विभिन्न भाषाओं में जाकर यीशु को हम नमन करते हैं। हमने बार बार हमने दिखाया है कि चुनौतियों को पार करना हमारे देश और हमारे दल की नींव में बसा है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, गरीबी की समस्या हो, भूखमरी हो, उग्रपंथी अलगाववाद, पाकिस्तान के साथ युद्ध करना हो, हमने बार बार अपने सीमा को सुरक्षित रखा। गरीबी रेखाओं के नीचे 30 करोड़ लोगों को बाहर निकाला और महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे भारत के ऐसे वरिष्ठ हमने प्रधानमंत्री दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत किए, जिन्होंने भारत की जो हमारी जो विदेश नीति है मजबूती से उन्होंने रखा। लेकिन अफसोस की बात है, मैंने पिछले एक प्लेनरी में कहा था कि वर्तमान में भाजपा सरकार के समय में विदेश नीति एक व्यक्तिगत नीति बन गई है। विदेश नीति एक व्यक्ति की छवि को बढ़ाने की एक नीति बन गई है। लेकिन आज इस प्लेनरी में मैं अपने उस बातों को सुधारना चाहता हूं कि आज मैं भाजपा आने के बाद विदेश नीति एक व्यक्ति की छवि नहीं, विदेश नीति एक व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यापार बढ़ाने का एक आधार बना गया है। अफसोस की बात है कि आज भारत की विदेश नीति एक व्यक्ति की व्यापार के मुनाफे के लिए काम करती है। जब ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, जब इजराइल में प्रधानमंत्री जाते हैं, जब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री जाते हैं, जब श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, तो उनके जाने के पश्चात उनके खास दोस्त, करीबी दोस्त के कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये कैसा विदेश नीति है? और इन्हीं बातों को राहुल गांधी जी ने उल्लेख किया था पार्लियामेंट के अंदर, और तब उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए कि राहुल गांधी जी ने साफ साफ पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कितने बार उनके करीबी दोस्त अडानी बाहर गए। राहुल गांधी जी ने पूछा था कि प्रधानमंत्री जाने के बाद कितने बार अडानी जी पश्चात में गए उस देश में। राहुल गांधी जी ने पूछा था कि कितने बार प्रधानमंत्री मोदी जी के विदेश जाने के बाद अडानी जी को कंपनी का फायदा हुआ। लेकिन एक भी सवाल का उत्तर वहां से आ नहीं पाया, क्योंकि ये सरकार जानती है कि ये सरकार सूट बूट की सरकार है और इन्हीं बातों को हमको गांव-गांव में ले जाना है। आज G20 की बात करते हैं। आज G20 की अध्यक्षा की पद की वो गौरव लेना की कोशिश करते हैं, लेकिन G20 के प्रारंभ से हम वहां के सदस्य थे। 2000 में जब G20 का निर्माण था, उसी वक्त हम भारत उस G20 का सदस्य बन गए। आज रशिया यूक्रेन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी श्रेय लेना चाहते हैं कि रशिया के साथ उनकी करीबी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि रशिया के साथ अगर हमारा भारत का रिश्ता अच्छा हुआ तो पंडित नेहरू जी के टाइम में हुआ, जब क्रिश्चियव यहाँ पे आए थे, बुल्गानी यहाँ पे 1955 में आए थे। तब से प्रधानमंत्री नेहरू जी के नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के साथ, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूसिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे अफ्रीका हो, तो आज उसी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी आज यहाँ पे चल रही है। हम बार बार इस सरकार को पूछते हैं कि चीन को लेकर आप मजबूती से क्यों नहीं पेश आते, लेकिन अफसोस की बात है कि विदेश मंत्री आज एक ऐसे मंत्री है जो बातों में तो बार बार सोशल मीडिया में आते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कबूल करते हैं कि कोई अंदर घुसा नहीं, तो उन्होंने चीन को उन्होंने सहायता की। जब विदेश मंत्री ये बोलते हैं कि भारत एक छोटा इकोनॉमी है, चीन के साथ नहीं लड़ सकता, तो उन्होंने दोबारा चीन की मदद की। अफसोस की बात है कि चीन में हमारे गलवान में हमारे जवानों ने शहादत दी, उसके पश्चात भी चीन से आज निर्यात आयात बढ़ रहा है, चीन से इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। लगभग $100 बिलियन का इंपोर्ट आ रहा है। धिक्कार है ऐसे सरकार पर जिन्होंने हमारे जवानों के शहादत पर आज चीन से आज वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बार बार इन बातों को लेकर हमको विभिन्न
अपने गांव और प्रदेशों में लेके जाना है। मैं आशा करता हूं कि इन बातों को लेकर हम बताएंगे कि आज विदेश नीति कितनी कमजोर हो गई है, हमारी अर्थव्यवस्था की गति कितनी कमजोर हो गई है और हमारे मानव अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्य, हमारे मीडिया पर कितना आक्रमण हो रहा है, गरीब पर कितना आक्रमण हो रहा है। जो भी इस सरकार के विरोध में हो, चाहे वो सामाजिक सेवक हो, चाहे वो मीडिया का पत्रकार हो, चाहे वो राष्ट्रीय किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, जब भी इस सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, हमको जेल भेजा जाता है। तो किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है पूरा दुनिया आज देख रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी ना किसी से डरने वाली है, ना कभी पीछे हटने वाली है। हमारा मकसद साफ है, 2024 में अपना सरकार लाना है और देश में दोबारा शांति, विकास और अमन का वातावरण बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे अपना भाषण समाप्त करता हूं और विदेश नीति पर जो अपना हमारा प्रस्ताव है उसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।